हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पे। बच्चों पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि अपरिमेय संख्या जो होती है उसका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे कंडीशन नंबर 1 में आते थे उनका रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या का जो कंडीशन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनका देखने वाले हैं। जो बच्चे की कंडीशन नंबर 1 वाले वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं बच्चों, आप देखते हैं कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या कहना चाहता था, उसका रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे कैसे करते थे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं होती थी हमारी, ठीक है, वो कैसी कैसी स्क्वायर रूट के अंदर होती थी। ठीक है, √7, यहाँ √2, √5, √7, √8, इस तरह का नंबर हमारा क्या होता था, अपरिमेय संख्या में आती थी। अपरिमेय संख्या में जो नंबर आती थी उसका कंडीशन नंबर 1 में क्या आता था। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता था कि अगर तुम्हारे पास में √x है, ठीक है, √x है तो x को दो स्क्वायर टर्म का सम होना चाहिए, जिसमें हमने एक a² लिया था, दूसरा b² लिया था। अब यहाँ पे बात आती है a² क्या होता और b² क्या होता था। ये जो होता था a मेरा पूर्ण वर्गमूल होता था। क्या होता था? पूर्ण वर्गमूल। अब पूर्ण वर्गमूल की क्या होती है? पूर्ण वर्गमूल होता है जैसे कि कोई भी संख्या है हमारा, ऐसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो। पहले तो वर्ग वाला देखेंगे, पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है हमारा। पहला 1 है, दूसरा 4 है, फिर तीसरा 9, फिर 16, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और इसका जो मूल निकालेंगे, जब इसमें स्क्वायर रूट डालेंगे तो इसका 1 आएगा, इसका स्क्वायर रूट डालेंगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट डालेंगे 3 आएगा। तो ये जो a होता था मेरा क्या होता था, इसका मूल रूप होता था और उसी के टर्म को स्क्वायर में लिख देते थे तो इस संख्या के बराबर हो जाता था। जैसे कि अगर बच्चों हम एग्जांपल में आपको बताएं कि √5 को रिप्रेजेंट करना होता था, ठीक है, तो उसको कैसे करते, 5 को लिखे। अब इसको हमको a² + b² के टर्म में तोड़ना है। किसमें? a² के टर्म और b² के टर्म में। तो a² मेरा क्या होता था कि नियर बाय इसका जो होता था स्क्वायर, ठीक है, नियरेस्ट रूट वाला पता करते थे। कहने का मतलब 4 है। अब 4 से छोटा कौन कौन सा संख्या है? 4 से छोटा मेरा है 5 है। 5 से छोटा कौन कौन सा संख्या है? 4 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब देखना था कि 5 ये जो है मेरा, उससे नज़दीक वाला वर्ग चुनना था। वर्ग यही किसी संख्या क्या आता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग यही है ना, तो इसी का मूल निकल सकता है। वो किसका मूल निकलेगा? 2 का निकलेगा, 2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे a का जो मान निकलता था 2 और 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब b² क्या होता था? b² का बेसिकली हमारे पास में बच्चों फॉर्मूला होता था। b² का फॉर्मूला क्या हो जाता था हमारे पास में, x को लिखो और फिर x को लिखने के बाद तुम इसमें घटा दो किसको, a² टर्म को घटा दो। तो x हमारा क्या था? 5 था। a² क्या था हमारा? a² था हमारा 2, a था हमारा 2, तो a² क्या हो गया? 4। तो 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा। कहने का मतलब b² और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। इतना समझ में आया बच्चों? तो b² का हमने निकाल लिया, b² ईजिली निकाल लेते थे। तो इस तरह से तोड़ देते थे। ये जो क्वेश्चन आता था हमारा, जैसे √5 को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये हमारा कंडीशन नंबर 1 में आता था। कंडीशन नंबर 2 में क्या आता है क्वेश्चन, जैसे कि हमारा √7 को रिप्रेजेंट करना हो। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम अगर यहाँ पे कि कंडीशन नंबर 2 में आने वाला क्वेश्चन जो √7 है उसको कैसे तोड़ेंगे। पहले स्प्लिट करके देखते हैं हम a² टर्म और b² के टर्म में ही तोड़ना। पहले कंडीशन नंबर 1 ही लगा के देखेंगे, अगर फॉलो नहीं होगा तभी तो हम कंडीशन नंबर 2 पे आएंगे। पहले देखते हैं। तो ये 7 जो है हमको तोड़ना है a² और b²। तो a² कैसा होना चाहिए? पहले देखो 7 है ना, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, 5, 5 4, फिर 3, फिर 2, 1, ठीक है। इसके नियर बाई लेना है वर्ग। नियर बाई कहाँ पे? 6 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग है ही ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग अब कौन सा है हमारा? 4 है। तो पूर्ण वर्ग 4 है तो 4 ही लेंगे। तो पहला मतलब कौन सा ले लिए? 2 का स्क्वायर। a² निकल गया। b² क्या कहता है बच्चों? b² हमारा बोलता है, फॉर्मूला होता है कि x में तुम घटा दो a² को, कहने का मतलब 2 के स्क्वायर को। अगर x का वैल्यू हमारा कितना है? 7 है, इसमें 4 घटाए तो कितना आया? 3 आया ना। क्या आया? 3 आया। तो b² का वैल्यू हमारा कितना निकला? 3 निकला। अगर b² का वैल्यू हमारा 3 निकलता है, क्या ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग रूप है? किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तो है ना। 3 तो किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में ख्याल आया होगा कि यहाँ पे जो सर अगर 3 है तो ये पूर्ण वर्ग रूप हो गया √3 के स्क्वायर का। तो हमें सबसे पहले देखना है कि b जो होगा ना, ये b जो होगा वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा होनी चाहिए परिमेय संख्या। b जब भी होगा बेसिकली हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेशन आता है x बराबर a² + b² में b हमेशा परिमेय संख्या होनी चाहिए। a मेरा अपरिमेय संख्या आएगा, वो कंडीशन नंबर 2 में आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारा जो b होगा हमेशा परिमेय संख्या होनी चाहिए।
कैसा होना चाहिए, हमेशा परिमेय संख्या होनी चाहिए, ताकि हम मेरा जो रिप्रेजेंटेशन हो संख्या रेखा पर वो आसानी से कर सकें। ठीक है, तो b क्या आ गया हमारा यहाँ पे, जैसे ही मैं अगर v का वैल्यू, सिर्फ b का वैल्यू निकालूं तो इसके इधर आ जाएगा रूट में, तो b का मान क्या निकल जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो b अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही ये अपरिमेय संख्या हुआ तो ये कंडीशन नंबर 1 को छोड़ दिया, कंडीशन नंबर 1 को छोड़ दिया। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 को छोड़ने के बाद फिर कहाँ आते हैं हम, कंडीशन नंबर 2 पे। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 कहता है यदि a क्या हो, एक पूर्ण वर्गमूल हो। a जो मेरा यहाँ पे निकला, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, हमने a स्क्वायर बराबर तो निकाल लिया यहाँ पे। अब b स्क्वायर क्या निकल गया, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तभी तो मेरा सम इसका 4 प्लस में इसका 3 जोड़ के सम आएगा मेरा 7। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है a स्क्वायर तुम्हारा पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल हो। दूसरा नंबर b एक पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, b जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। ठीक है, सच में नहीं है, मेरा अपरिमेय संख्या हो, अर्थात क्या हो, एक अपरिमेय संख्या। तो सर्वप्रथम x माइनस n का संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। अब x माइनस n क्या है ये चीज़ देखते हैं, x माइनस n क्या है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे हम, कॉन्सेप्ट भी देखते जाएंगे, दूसरा नंबर एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब x माइनस यहाँ पे n क्या है, जैसा कि बच्चों हमने अभी क्या देखा कि √7 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर लिया और √3 का स्क्वायर लिया। लेकिन हमें b स्क्वायर को कभी भी नहीं होने देना है, क्या, b स्क्वायर को कभी भी, सॉरी b को कभी भी नहीं होने देना है हमें, क्या, अपरिमेय संख्या। तो √7 का रिप्रेजेंटेशन और एक अलग तरीका से हो सकता है। कैसे हो सकता है, √7 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी तो हो सकता है, √6 का स्क्वायर करके प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें b हमारा जो हो क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, मतलब परिमेय संख्या आ गया। भले ही मेरा a क्या आ गया, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या, लेकिन ये जो मेरा आया b क्या आया, मेरा रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली हमारे पास में अगर √6 का रिप्रेजेंटेशन हो, अब बोलेंगे कि सर √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें √6 का रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब √6 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले √5 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तभी तो √5 का अगर स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर रहता है कोई भी संख्या, उसका स्क्वायर करते हैं तो सेम वही संख्या दे देता है। ठीक है, सेम वही संख्या दे देता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 प्लस 1 बराबर 6। तो कहने का मतलब ये 6 के बराबर हो गया। जब भी बच्चों हमें सम करना हो तो इसके अंदर वाला, ये ना देखना है कि हमें ये सर पूरा रूट वाला मिल रहा है कि नहीं, हमें क्या देखना है, बीच वाला सम करना है। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ये हम कंडीशन नंबर 1 में बता दिए थे आपको पिछली वीडियो में कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट से आता है। ठीक है, आज उतना पीछे के वीडियो लेक्चर पे नहीं जाएंगे, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रूट यहाँ पे 6 को, फिर उसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा √7 को। अब फिर बोलेंगे कि सर यहाँ पे √5 भी जो है वो भी तो एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी अपरिमेय संख्या है। तो जब तक अब a जो है हमारा परिमेय संख्या ना मिल जाए और b भी जो हो हमारा परिमेय संख्या ना मिल जाए, तब तक हम बढ़ते जाएंगे। अब √5 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे √4 का स्क्वायर अब प्लस में फिर 1 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाइए, √4 का वैल्यू क्या होता है। √4 का वैल्यू बेसिकली हमें पता है कि 2 का स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी 2 होता है। √4 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है, पता है। अब √4 का वैल्यू जैसे 2 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि जैसे ही हमने √5 के रिप्रेजेंटेशन पे आया तो यहाँ पे हमारा ये भी रेशनल नंबर मिल गया, ये भी रेशनल नंबर मिल गया। कहने का मतलब ये भी परिमेय संख्या आ गई या ये भी परिमेय संख्या आ गया। जब a तथा b दोनों परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए उसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस n क्या था, अब वो चीज़ देखते हैं कॉन्सेप्ट में। हमारे पास में जो √7 को रिप्रेजेंट करना था तो x क्या था, x बराबर हमारा 7 था। ठीक है, तो x माइनस n क्या हो गया, यहाँ पे x माइनस n क्या हो जाएगा बताओ। x माइनस n जो हो जाएगा हमारा वो 7x और n का वैल्यू क्या, यहाँ पे देखो कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 5 पे जाना था। किस पे जाना था, 5 पे जाना था। अगर 5 को रिप्रेजेंट करना हो, संख्या √5 को बेसिकली रिप्रेजेंट तो √5 को करना है, लेकिन सम तो हमें देखेंगे 5 का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे क्या घटाएंगे, n बराबर वही हो जाएगा, तो n बराबर 2 घटाएंगे। ठीक है, 2 घटाने का मतलब है 2 स्टेप चलेंगे, 2 घटाने का मतलब है 2 स्टेप चलेंगे। कौन कौन सा स्टेप चलेंगे पहले वो देखो बच्चों। हमें पहले √5 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर √6 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब एक स्टेप ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ये हो गया, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आ सकते हैं। ठीक है,
अगर मान के चलो x में n यहाँ पे मेरा 4 है, तो कहने का मतलब क्या है कि n जो 4 है तो वो 4 स्टेप चलेंगे, ठीक है। कितना स्टेप? 4 स्टेप चलने के बाद फिर 5वां स्टेप जो आएगा हमारा वही रिप्रेजेंट करेगा मेरे को x को। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो फिर अब देखते हैं बच्चों आगे। अब बेसिकली हम क्वेश्चन देखेंगे कि √7 को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, तरीके से। यहाँ पर है बच्चों कि √7 जैसे हमने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया तो सबसे पहले हमें √6 का स्क्वायर, ठीक है, अब +1 का स्क्वायर किए। फिर हमने क्या किया कि √6 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हमें √5 का स्क्वायर और फिर प्लस में 1 का स्क्वायर किया। फिर हमें अगर √5 का रिप्रेजेंट करना हो तो हमने क्या किया, √4 बोले तो √4 या फिर 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट में x माइनस एन के बराबर तो हमने समझ लिया कि x माइनस एन क्या होता है। x होता है वही संख्या और n क्या होता है कि घटा के मेरा जो परिमेय संख्या दे दे, मतलब a भी परिमेय संख्या और b भी परिमेय संख्या दे दे तो मेरा वो हो जाता है n नंबर, ठीक है। तो 5 दे रहा था इसलिए हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे n 2 हो गया, 2 स्टेप चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट हमारा आगे क्या कह रहा था। x माइनस एन को दो पूर्ण वर्ग संख्या के योगफल के बराबर होता है, अर्थात n कोई प्राकृत संख्या हो। n कैसा होना चाहिए, हमेशा भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो कि 0 घटा देंगे तो बराबर तो 7 ही आएगा, जैसा तो फिर तो रिप्रेजेंटेशन में √7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वैसा नहीं चलेंगे। तो हम कहाँ जब भी होगा 1 स्टेप चल सकता है, 2 स्टेप चल सकता है, 3 स्टेप चल सकता है, 4 स्टेप चल सकता है। तो इसीलिए n कैसा होना चाहिए हमारा, n हमारा होना चाहिए प्राकृत संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अर्थार्थ में क्या कह रहा है कि ये जो x माइनस एन बराबर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, a² + b² का। a² और b² कैसा होना चाहिए, a² एंड b² परिमेय संख्या हो। a² जो हो वो भी परिमेय संख्या है, 2 जो है मेरा परिमेय संख्या है, 1 जो है वो भी मेरा परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब अब समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके आधार पर देखते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन लेते हैं कि √7 को हम संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि √23 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाएगा बच्चों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आप देखते हैं कि √7 का हमें जो था वो संख्या रेखा पर निरूपण करना था। √7 का निरूपण करने के लिए क्या किया हमने, √7 को पहले जिस फॉर्म में अभी बताया था हमने आपको, उस फॉर्म में पहले हमने लिख लिया। कैसे रूट संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना है, तो √7 का निरूपण किस अनुसार, √7 को हमने 2 पार्ट्स a² + b² के टर्म में, सम के टर्म में तोड़ लिया, ठीक है। a² यहाँ पे देखो √6 का √6 का स्क्वायर कर लिया और b क्या कर लिया, 1 का स्क्वायर कर लिया। अब रूट यहाँ पे a² जो है डज नॉट इक्वल टू 6 का क्या मतलब है, √6 का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि a² जो होना चाहिए था हमारा, ठीक है, अगर हमें रिप्रेजेंट करना था x माइनस एन को, तो उसमें a² कैसा होना चाहिए, b² कैसा होना चाहिए, ये रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और ये भी मेरा रैशनल नंबर ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, पर √6 तो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बराबर के जगह में कट मारा है, बराबर नहीं है। जबकि b² हमारा ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो क्या हमने देखा कि जब तक कि मेरा a² बराबर, अब पहले तो मेरा b² आ रहा था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से, हमने क्या किया, बदल दिया टर्म्स को। तो जैसे ही हमने यहाँ पे a² को देख लिया, क्या a² को देखा कि अपरिमेय संख्या है, तो फिर अगला स्टेप चले। अगला स्टेप कहाँ चला हमने, अगला स्टेप चला √6 के पास, जिसको हमने a माना था उसी को मान लिया इस बार x, ठीक है। अब क्या किया, √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √5 का स्क्वायर कर लिया, फिर +1 का स्क्वायर कर लिया। अब जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो √5 जो था वो भी मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और a² परिमेय संख्या है, तो क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, इसलिए बराबर का चिन्ह की जगह में काट दिया, बराबर नहीं है का चिन्ह लगा दिया। फिर b² मेरा परिमेय संख्या, ये फुलफिल किया, ये भी फुलफिल किया था। अब यहाँ पे फिर बात आती है कि अब किसको a मानेंगे, तो a को ही फिर x मान लेते हैं। √5 जो होता है उसको x मान लिया, उसको हमने क्या कर लिया कि 2 के स्क्वायर + 1 के स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर देखा तो 2 मेरा क्या था, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरा नंबर a² भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, मतलब कि संतुष्ट है एक दूसरे से। अब b² और a² ये दोनों भी एक दूसरे से संतुष्ट है। अब जैसे ही ये a भी मेरा परिमेय संख्या मिल गया, b भी मेरा परिमेय संख्या मिल गया, तो कंडीशन नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट कहता है उस कॉन्सेप्ट को हमने लगा दिया। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार से x माइनस एन का रिप्रेजेंट कर लिया, √5 का रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर a² इज इक्वल टू क्या, a² मेरा जो होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और b² जो होगा मेरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका लैंग्वेज वाइज में जो हमने काम किया उसी काम को हमने सिर्फ इसमें लैंग्वेज वाइज लिख दिया, भाषा में सिर्फ लिख दिया कि कैसे हमने रिप्रेजेंट किया √7 को, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मेरा √p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √5 को, और q जो है हमारा √6 को, और √r जो है पॉइंट r जो है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है √7 को। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमने कार्य क्या क्या किया।
हमने सबसे पहले क्या काम किया कि एक संख्या रेखा L खींच लिया, ठीक है। AO बराबर 2 यूनिट और AB बराबर 1 यूनिट। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का यहाँ पे हिंदी मतलब होता है मात्रक, ठीक है। क्या होता है? मात्रक, या फिर बोले तो इकाई। अब देखो यूनिट, मात्रक, यहाँ पे हमने इसलिए यूनिट लिखा का है कि कोई बच्चे 2 सेंटीमीटर ले सकता है, अगर ग्राफ पेपर पे बनाना हो तो कोई 2 सेंटीमीटर ले सकता है, कोई 2 मीटर ले सकता है। अब बड़े अमाउंट में बताना हो तो कोई 2 किलोमीटर भी ले सकता है। तो कहने का मतलब हमने यूनिट ले लिया, चाहे आप किलोमीटर में लो, चाहे आप मीटर में लो, चाहे आप सेंटीमीटर में लो, चाहे आप mm में लो, मतलब मिलीमीटर में लो, ठीक है, या फिर चाहे आप इंच में भी ले लो, किसी भी चीज़ में अगर आप ले लो, इसलिए हमने यूनिट डाल दिया, क्यों? सबके लिए फुलफिल हो जाए। तो AO बराबर क्या ले लिया हमने? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया वो हमने 2 यूनिट लिया, यहाँ से 1 यूनिट, तो दोनों हो गया 2 यूनिट। अब AB बराबर जो हमने लिया वो 1 यूनिट लिया। A और B, यहाँ देखिए AB का हमने कितना लिया? 1 यूनिट लिया, जहाँ AB इज परपेंडिकुलर ऑन AO या OA, कुछ भी बोल सकते हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे पे क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है, तथा BO को मिलाया। अब B और O को मिला दिया हमने, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया? स्टेप 3 में हमने किया कि त्रिज्या BO लेकर, त्रिज्या BO कहाँ है बच्चों? B यहाँ है, O यहाँ है। अब इतना सा हमने त्रिज्या खोल लिया। किससे त्रिज्या लेते हैं वो चीज़ तो हमने कंडीशन 1 में आपको बताया था कि प्रकार लेना है, प्रकार को खोलना है, इतना त्रिज्या ले लेंगे प्रकार का, और उसके बाद इस पॉइंट पे रख के काटेंगे, जहाँ पे संख्या रेखा को काटेगा वहीं पे रिप्रेजेंट करेगा मेरा रूट एक्स को। किसको? रूट एक्स को। तो कहने का मतलब है BP काटा, यहाँ पे देखो BO त्रिज्या लेकर चाप BP काटा, चाप हमने किसको काटा? B और P, ये चाप काटा गया। जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटती है, ठीक है, अर्थात रूट 5 को निरूपित करती है। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर कितना को निरूपित कर दिया? रूट 5 को, ठीक है। रूट 5 से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो रूट 7 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए? स्टेप 4 में क्या? OP बराबर हमने ले लिया अब क्या? रूट 5 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु P तक में क्या था? रूट 5 यूनिट है, ठीक है। तो रूट 5 यूनिट ले लिया, PC बराबर 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, जहाँ PC इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे? OP पे, तथा OC को मिलाया, O और C को मिला दिया। अब क्या कर लिया हमने आगे? उसके बाद स्टेप 5 लिखा। स्टेप 5 में हमने क्या किया कि त्रिज्या OC लेकर चाप CQ काटा, जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटती है। बिंदु कहाँ पर काटती है? बिंदु P पे नहीं, सॉरी, बिंदु Q पर काटेगी बच्चों। यहाँ पे बिंदु P पर नहीं काटेगी बल्कि बिंदु Q पर काटेगी। यहाँ पे जैसे ही हमने अगर चाप यहाँ से लेकर त्रिज्या यहाँ से खोलेंगे तो चाप ये काटेगी, CQ को काट के कहाँ पे मिलाएगी? ये Q पर काटेगी, ठीक है। अर्थात रूट 6 को निरूपण करेगा, रिप्रेजेंट कहाँ पे करेगा? तो यहाँ पे पॉइंट Q पे रूट 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सॉरी स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ कि OQ जो था, O और Q कहाँ है? O और Q को हमने मान लिया रूट 6 यूनिट, ठीक है, और OP को मान लिया 1 यूनिट लिया, जहाँ मेरा QD जो है, QD कहाँ पे है? Q ये है, D यहाँ है, तो ये दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है। कौन? ये O और Q परपेंडिकुलर है, ठीक है, तथा DO को मिलाया, ठीक है, यहाँ तक हमने DO को मिला दिया। अब आगे क्या किया हमने वो देख। स्टेप नंबर मेरा 7 में क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 7 में हमने क्या किया वो चीज़, त्रिज्या OD लेकर चाप DR काटा, जो संख्या रेखा पर बिंदु R पर काटती है, ठीक है। हमने क्या किया कि त्रिज्या किसको ले लिया? OD को इस बार लिया। ये ब्लू लाइन वाली देखो, ये ब्लू वाला लाइन जो है वो मेरा त्रिज्या है, OD ले लिए, ठीक है। अब जो हमने त्रिज्या लिया, जो बिंदु कहाँ पर काट रही है? बिंदु हमारा जो इस बार चाप काट रहा है वो कहाँ पर काट रहा है? R पर काट रहा है। अतः संख्या रेखा पर बिंदु R जो है रूट 7 को निरूपित करता है। हमारा जो लास्ट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करते हैं कि संख्या रेखा L खींचते हैं, और लास्ट स्टेप में हमें क्या दर्शाना है? लास्ट स्टेप में हमें दर्शाना है कि संख्या रेखा पर जिसको रिप्रेजेंट करने कहेगा उसी चीज़ को हम लिख देंगे, और बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसको लिखते जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं बच्चों कि अगर हमें रूट 23 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि अंडर रूट 23 को हमें रिप्रेजेंट करना था किस पे? नंबर लाइन पे, ठीक है बच्चों। तो अंडर रूट 23 को हम पहले किस अनुसार से तोड़ के लिखेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो अंडर रूट 23 को रिप्रेजेंट करना था ना, तो रूट 23 को हमने क्या कर लिया? अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के फॉर्म में पहले कर लिया, ठीक है, जहाँ पे a स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 22 एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये जो है रहता था क्या मेरा रहता था? रेशनल नंबर पर, ये परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया अभी जब हमने रूट 7 का रिप्रेजेंटेशन देखा। अब देखने वाले हैं यहाँ पे
रूट 22 को हमने फिर क्या लिख लिया, रूट 21 के स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। फिर ये कॉन्सेप्ट किया, फिर रूट 21 का कर लिया, रूट 21 का क्या किया, रूट 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब तक कि ए मेरा क्या हो, ए परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हम चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेप हमारा बढ़ते रहते हैं। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप मेरा 3 हो गया और ये जाके मेरा स्टेप 4 में ख़त्म हुआ। जब हमने रूट 20 पे पहुंचा, रूट 20 पे पहुंचा तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरा 20 दे दिया। जैसे ही 20 दे दिया तो अंदर वाला मेरा बराबर हो गया ना, 20 तो मेरा इसके सम के बराबर। तो कहने का मतलब ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, तब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसलिए मेरा x माइनस एन बराबर क्या हो गया 20, कहाँ, जहाँ n मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया, मेरा 3 दिया ना, तो कहने का मतलब कितना स्टेप चलना पड़ेगा, हमें कितना स्टेप चलना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। चौथे स्टेप में तो यहीं पहुँच जाएंगे, हमें बेसिकली 3 स्टेप, 1 2 3 3 स्टेप चले, ठीक है। उसके बाद हमने चौथा स्टेप पे 20 पे पहुँचा। तो ये जो बताता है ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेप्स बता देते हैं, लेकिन ये स्टेप्स भी कब निकलते हैं, जब हमने इसको डिफाइंड कर लेंगे कि रूट कहाँ से लेके आएंगे कि a और b मेरा दोनों रेशनल नंबर में प्रोड्यूस हो जाए, मतलब रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। अब हमने क्या कार्य किया, रूट 23 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो चीज़ देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि एक संख्या रेखा L खींच लिया। एक संख्या रेखा L खींचने के बाद हमने स्टेप 2 में क्या किया, AO बराबर 4 यूनिट ले लिया। A और O जो था वो 4 यूनिट ले लिया हमने, कितना ले लिया 4 यूनिट। AB जो है 2 यूनिट ले लिया। A और B का जो हमने लेंथ लिया वो 2 यूनिट लिया, जहाँ AB इज परपेंडिकुलर ऑन AO तथा BO को मिलाया। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि रूट 20 है, ठीक है, रूट 20 है, तो रूट 20 को जैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, क्या करना हो, रूट 20 को जैसे रिप्रेजेंट करना हो तो वो जब भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा क्यों आएगा 4 पॉइंट समथिंग, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि बच्चों मेरा यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक के बीच में कौन कौन सी संख्या आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। इन दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका जो आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है आंसर। रूट 2 का भी और रूट 3 का भी 1 पॉइंट समथिंग। कहने का मतलब ये 1 और 4 के बीच में ही लाइज करेगा, 1 और 4 के बीच में लाइज करेगा। तो स्क्वायर रूट मेरा ए जो लेते थे ये लेते थे। वहीं पे अगर हम 20 पे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएं तो आप ध्यान से समझ जाइएगा कि जैसे मेरा रूट 20 है, कितना है रूट 20, तो ये किसके किसके बीच में लाइज करेगा, कौन, दो पूर्ण संख्याओं के। तो पहला एक 16 है और दूसरा हमारा कितना है 25, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर और ये 5 के स्क्वायर दोनों के बीच में ही लाइज करेगा। 20 जो आएगा 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 25 को छोड़ते हैं हम, यहाँ से 17 से लेके 24 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उसका मेरा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहाँ पे होगा, तो हमेशा जो होगा इसके स्क्वायर से थोड़ी सी ज़्यादा। कहने का मतलब ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग के ऊपर होगा। मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और इस तरह से लेके 4 यूनिट, चौथे यूनिट के बाद ये 4 से आगे ही होगा। तो क्या समझ में आया, अगर हमारा रूट 19 रहता है, इसका रिप्रेजेंट करना हो, क्या रिप्रेजेंट करना हो, रूट 99 का रिप्रेजेंट करना हो तो हमारा कहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट 19 जो है वो किन दो स्क्वायर के बीच में है। तो एक तो मेरा 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो गया मेरा 100। कहने के मतलब इन्हीं दो के बीच में लाइज करेगा। 81 और 100 के बीच में ही 99 है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब जो ये लाइज करेगा कहाँ पे, 81 है, 81 से बड़े में आएगा कुछ। अब तब मतलब क्या, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे इस मतलब कि रूट 99 को, तो वो जो बढ़ा जाएगा किस पे, 9 पॉइंट समथिंग। मतलब मेरा जैसे यहाँ पे 4 यूनिट लिए तो वहाँ पे 9 यूनिट लेना पड़ेगा, 9 यूनिट के बाद ही होगा, 9 इकाई के बाद ही। इस तरह से 9 इकाई ले लेंगे और उसके बाद ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, कहाँ, 9 और 10 के बीच में होगा। समझ गए कि क्या कहता है कि जैसे रूट 20, रूट मेरे 23 हो गया, रूट 20 हो गया, रूट 21 हो गया, रूट 22 हो गया, और इस तरह करके अगर हम नंबर लेंगे तो वो कहाँ पे लाइज करेगा, 4 पॉइंट समथिंग के बीच में ही लाइज करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया बच्चों, तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम आगे हमने क्या लिखा है। ठीक है, स्टेप 1 में हमने जो कार्य किया उस चीज़ को हमने तो बता दिया कि एक संख्या रेखा एल खींचा, AO बराबर 4 यूनिट लिया, AB बराबर 2 यूनिट लिया, जहाँ AB इज परपेंडिकुलर ऑन इतना है, BO को मिला दिए। फिर हमने क्या किया स्टेप 3 में, त्रिज्या BO को लेकर, त्रिज्या BO लेकर हमने क्या किया, चाप काट लिया। वही कार्य करते हैं हमेशा, चाप काट लिया, चाप काटने के बाद बिंदु P पर रिप्रेजेंट कर दिया, और बिंदु P पर जो रिप्रेजेंट किया तो यही मेरा रूट 20 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यही लिख दिया हमने, रूट 20 को रिप्रेजेंट किया। स्टेप 4 में हमने क्या किया कि OP बराबर रूट 20 यूनिट ले लिया और PC बराबर कितना ले लिया,
1 यूनिट ले लिया, जहाँ PC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, OP पे, और उसी को मिला दिया। देखते हैं ये जो चीज़ लिखा है हमने वही क्या है, ठीक है। OP, O यहाँ, P यहाँ, इन दोनों को √20 यूनिट, क्योंकि P पे कटा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना √20। अब इन दोनों का लेंथ लेके यहाँ पर से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा किस पे, C खींचा, जो PC जो खींचा परपेंडिकुलर वो किस पे खींचा, तो OP पे। खींचने के बाद हमने CO को मिलाया, और CO को मिला देने के बाद क्या किया हमने, फिर OC का त्रिज्या लेकर CQ काट लिया। OC का त्रिज्या लेकर हमने CQ काटा। CQ जो काटा है वो कहाँ पे, बिंदु Q पर काटा है, और बिंदु Q पर जो काटा यहीं पे तो √21 का रिप्रेजेंटेशन हुआ, √21 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब आगे स्टेप देखते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों हम स्टेप नंबर 6 में क्या किए। जैसे हमें √23 को रिप्रेजेंट करना था, तो उसका स्टेप नंबर 6 क्या हो गया कि OQ का लेंथ ले लिया हमने √21। ठीक है, O और Q का लेंथ ले लिया कितना, 21, क्योंकि मेरा 21 पे रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, √21 को। ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया, OQ का जो लेंथ लिया वो √21 ले लिया, और OD का जो लेंथ लिया, O और D, OD कहाँ पे है, OD, O यहाँ और D यहाँ, OD का लेंथ OD नहीं, QD का लेंथ, Q और D का लेंथ कितना ले लिया हमने, 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने OD को मिला दिया, जहाँ क्या है, QD जो है परपेंडिकुलर है OQ पे, Q और D जो परपेंडिकुलर है OQ पे, तथा OD को मिलाया, किसको मिला दिया, OD को मिला दिया। अब हमने अगला स्टेप में क्या किया बच्चों कि त्रिज्या OD लेकर चाप DR काटा, जो संख्या रेखा पर बिंदु R पर काटती है, अर्थात √22 को निरूपित करती है। यही कहा, कहाँ पे निरूपित कर रहा है, बिंदु R पर मेरा √22 को निरूपित कर रहा है। स्टेप नंबर 8 में गए। स्टेप नंबर 8 में क्या किया हमने, अब जो है √22 का लिया हमने लेंथ, यहाँ से लेके बिंदु O से लेके बिंदु R तक में मेरा √22 को रिप्रेजेंट कर रहा था। वही √ अगर 22 को रिप्रेजेंट कर रहा था तो लेंथ इतना ले लिया यूनिट, और RE बराबर कितना ले लिया, R और E बराबर हमने ले लिया 1 यूनिट। ठीक है, जहाँ RE जो है परपेंडिकुलर है किस पे, लंब है किस पे, OR पे। ठीक है, तथा OE को मिलाया, OE को क्या कर दिया हमने, मिला दिया, O और E इन दोनों को मिला दिया आपस में। अब स्टेप नंबर हमने 9 में क्या किया कि त्रिज्या OE लेकर चाप ET काटा, जो बिंदु T पर संख्या रेखा को काटती है। कहाँ पर काट रहा है, अब हमने चाप लिया कितना, OE का चाप लिया और काट दिया, OE का त्रिज्या लिया और हमने चाप काटा, जो चाप कौन सा काटा, ET कटा। ET कौन से पॉइंट पे, T पे कटा। T पे जहाँ पे कटा वहीं पे हमारा क्या रिप्रेजेंट कर दिया, √23 को, √23 को रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब √23 को निरूपित कर दिया। अब बच्चों हम देखने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जो देखेंगे वो ये अपरिमेय संख्या का कंडीशन नंबर 3, क्या देखने वाले हैं, कंडीशन नंबर 3। अच्छा, कंडीशन नंबर 3 में कैसा क्वेश्चन आएगा सर, तो कंडीशन नंबर 3 में जो क्वेश्चन आएगा वो a/√x का आएगा, या फिर √x/√y का आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एग्जांपल में कि 1/√2 को रिप्रेजेंट करना हो, 3/√2 को रिप्रेजेंट करना हो, या फिर हमें √3/√2 को रिप्रेजेंट करना हो, √5/√6 को रिप्रेजेंट करना हो, इन जैसे का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखेंगे तो अगले वीडियो में लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों।